हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मैथ्स प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय कुमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे हैं अपना आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी का जो हमारा स्पेशल बैच चल रहा है। उसमें हम लोगों ने दोस्तों सिंप्लीफिकेशन को कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग वापस प्ले लिस्ट में जाइए या लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां पे आप डायरेक्ट जाके सिंप्लीफिकेशन का 2 पार्ट है, वहां पे जो भी पार्ट आप लोगों को नहीं समझ में आया आप लोग वीडियो को वापस देख के अपनी बात क्लियर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डेसिमल एंड फ्रैक्शन, जिसे बोलते हैं दशमलव एवं भिन्न। ठीक है, तो दोस्तों आज इसका पार्ट 1 है, इसको हम बेसिक लेवल से समझेंगे अच्छे से। उसके बाद आगे हम अपनी बात को क्लियर करेंगे अपना एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के हिसाब से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके हमें जरूर बताएं आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, और शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। और चैनल पर भी जो साथी आके हमारे पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलने में आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा कि दशमलव एवं हम भिन्न पढ़ेंगे, यानी डेसिमल एंड फ्रैक्शन। ठीक है, तो दोस्तों अगर इनकी बात की जाए तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे दशमलव के बारे में, और उसके बाद हम सीखेंगे यहाँ पे भिन्न के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों अगर जैसे दशमलव की बात की जाती है यहाँ पे, तो दशमलव को दोस्तों देखो, सबसे पहले इन दोनों का हम पढ़ेंगे वर्गीकरण। वर्गीकरण यानी इसके क्या क्या है, यहाँ पे कौन कौन से यहाँ पे इसके पार्ट हैं, दशमलव को कितने भागों में बांटा गया है या भिन्न को कितने भागों में हम सीखने वाले हैं, इन सारी चीजों की हम जानकारी यहाँ पे पहले लेंगे। उसके बाद हम इस पर प्रश्न करेंगे तो बातें आप लोगों की बिल्कुल क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिएगा अच्छे से। अगर यहाँ पे दशमलव की बात की जाएगी दोस्तों, तो यहाँ पे दशमलव को 2 भागों में बांटा गया है, या इसको हम 2 भागों में वर्गीकरण करके इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे? 2 भागों में इसको हम वर्गीकरण करके पढ़ेंगे। दशमलव को बोलते हैं, दशमलव को 2 भागों में बांटा गया है। एक को बोलते हैं शांत दशमलव और दूसरे वाले को बोलते हैं अशांत दशमलव। ठीक है, तो दोस्तों पहले वाले को बोलते हैं शांत दशमलव और दूसरे वाले को क्या बोलते हैं? अशांत दशमलव। ठीक है, अभी हम इसके बारे में जानेंगे भाई शांत दशमलव किसे कहते हैं और अशांत दशमलव किसे कहते हैं। लेकिन उससे पहले हम सीख रहे हैं यहाँ पे दशमलव को कितने भागों में हम वर्गीकृत करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला हम पढ़ेंगे शांत दशमलव और दूसरा पढ़ेंगे अशांत दशमलव। लेकिन इस अशांत दशमलव को भी 2 भागों में हम वर्गीकृत करके हम पढ़ेंगे, जिसे बोलते हैं अशांत आवृत्त दशमलव, अशांत आवृत्त दशमलव, और दूसरे वाले को बोलते हैं अशांत अनावृत्त दशमलव, अनावृत्त दशमलव। ठीक है, क्या समझे आप यहाँ से? दशमलव को 2 भागों में हम बांटे, पहले को शांत दशमलव और दूसरे को अशांत दशमलव। और इस अशांत दशमलव को भी 2 भागों में हम वर्गीकृत करके पढ़ेंगे, जिसको पहले को बोलेंगे अशांत आवृत्त दशमलव और दूसरे वाले को बोलेंगे अशांत अनावृत्त दशमलव। ठीक है, तो इसको हम इतने भागों में हम पढ़ेंगे। और यहाँ पे अगर भिन्न की बात की जाए, अगर यहीं पे अगर हम भिन्न की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम भिन्न ले लेते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे हम भिन्न की बात करते हैं, यहाँ से 1 मिनट। और दोस्तों यहाँ पे अगर भिन्न की बात की जाए, अगर यहाँ पे भिन्न की बात की जाए तो हम भिन्न को कितने भागों में हम पढ़ने वाले हैं? तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों भिन्न को हम 5 से 6 भागों में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। 5 से 6 भागों में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो एक एक बात को यहाँ पे देखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे एक होता है उचित भिन्न। कौन सी भिन्न होती है भाई? उचित भिन्न होता है। और एक होता है अनुचित भिन्न। एक क्या होता है? अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न। ठीक है, और थर्ड हम पढ़ेंगे इकाई भिन्न। क्या पढ़ेंगे? इकाई भिन्न। और हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? समान हर भिन्न, समान हर भिन्न। और क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? असमान हर भिन्न, असमान हर भिन्न। ठीक है, और यहाँ पे अगला जो हम पढ़ेंगे दोस्तों, वो पढ़ेंगे हम मिश्र भिन्न। कौन सी भिन्न होगी भाई? हमारी मिश्र भिन्न होगी। दोस्तों यहाँ पे मैं इन सभी के बारे में बताऊंगा। यहाँ पे इसका डिफिनेशन में मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा कि किसे उचित भिन्न बोलते हैं, एग्जाम्पल भी साथ में लेके मैं यहाँ पे क्लियर करवाऊंगा। और अनुचित किसे भिन्न बोलते हैं, इकाई भिन्न किसे बोलते हैं, समान हर भिन्न किसे बोलते हैं, असमान हर भिन्न किसे बोलते हैं, और मिश्र भिन्न किसे बोलते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम जानकारी लेंगे। ठीक है, और अगर यहाँ पे भिन्न की बात की जाए दोस्तों, जिससे
बटे के फॉर्मेट में लिखा जाए यानी अंश और हर के रूप में लिखा जाए, वही क्या कहलाता है, भिन्न कहलाता है। वही क्या कहलाता है, भिन्न कहलाता है। जैसे जैसे मैं यहाँ बता दूं, ऐसे 2/5 के फॉर्मेट में लिखा गया, 7/8 के फॉर्मेट में लिखा गया, 9/10 के फॉर्मेट में लिखा गया, यानी जो बटे के फॉर्मेट में लिखा जाता है दोस्तों वही भिन्न कहलाता है, यानी अंश और हर। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। नॉमिनेटर अंश को बोलते हैं और डिनोमिनेटर बोलते हैं हर को। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों देखिएगा, और ये हमारा क्या है, ये हमारा है दशमलव, जिसे पॉइंट से हम प्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों अगर दशमलव को लिखा कैसे जाएगा, जैसे मैंने ये चीज लिखा, ये मैंने लिखा 0.27। देखिएगा दशमलव के बाद आपको एक एक अंक पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे, 0.27। आप ऐसा नहीं पढ़ेंगे 0.27। ठीक है, आप ऐसा नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे 0.27। ठीक है, इसी तरह आपको वैल्यू ये दी गई तो आप क्या पढ़ेंगे 0.56। ठीक है, इसी तरह आपको यहाँ पे दे दिया गया तो आप क्या पढ़ेंगे 0.156 नहीं पढ़ेंगे, 0.156 पढ़ेंगे। जो ये फॉर्मेट में लिखा गया है दोस्तों, ये क्या होता है, हमारा दशमलव होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो a/b यानी अंश बटे हर के फॉर्मेट में लिखा जाए, यानी बटे के फॉर्मेट में लिखा जाए, वही क्या होता है, वही होता है भिन्न। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि आपको दशमलव और भिन्न के बारे में ये जानकारी इतनी हुई होगी। अब यहाँ पे दोस्तों देखो, एक बात हम यहाँ पे क्लियर करते हैं। ठीक है, अगर आपको प्लस यानी जोड़ करने के लिए बोले, अगर आपको दशमलव में जोड़ करने के लिए बोले तो आप कैसे जोड़ेंगे, मैं यहाँ पे आप लोगों को क्लियर करवाता हूँ, तो ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। आपको इस प्रकार से दे दे, ये 4 है। ठीक है, समझिएगा। ठीक है, आपको बोल दे कि अब इसको आप जोड़ के दिखाइए, तो आपको कैसे करना है, मैं सिर्फ दशमलव की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, अभी भिन्न को यहाँ पे रहने देते हैं। ठीक है, सिर्फ हम दशमलव की बात कर रहे हैं, तो दशमलव का जोड़ आप लोगों को आना चाहिए। बेसिक से बेसिक बात है, तो मैं उस हर एक बेसिक से बेसिक बात को लेकर चलूंगा, क्योंकि मुझे सबको साथ में लेके चलना है। ठीक है, तो उस बात को क्लियर करते हुए हम यहाँ पे पहले बेसिक से बात करेंगे, फिर आगे तो हम बढ़ेंगे ही। ठीक है, तो दोस्तों देखो, सबसे पहले आप करेंगे क्या, सबसे पहले आप लिखेंगे 34.567। उसके बाद आपको ध्यान देने वाली बात क्या है, आपको ध्यान क्या देना है कि दशमलव जो है, दशमलव बिल्कुल एक सीध में होना चाहिए, दशमलव एक सीध में होना चाहिए। तो एक काम करो, आप पॉइंट को पहले पॉइंट के सामने लिख दो, उसके बाद पॉइंट के बाद क्या है 46, आप यहाँ पे 46 लिख दीजिए, पॉइंट के पहले क्या है 3 है, 3 लिख दीजिए। बस इसी को आपको क्या करना है, ऐड करना है ना भाई, आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा, 5 4 9 1 10 हो जाएगा। पॉइंट मैंने बोला कि हमेशा एक सीध में रहना चाहिए, 4 3 7 1 8 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। ठीक है, ये हो जाएगा 3। अगर यहीं पे आपको बोल देता माइनस, आप ये करिए, आप माइनस में दे दिया 3.79, तब आप क्या करते, सबसे पहले आप यहाँ पे जोड़ते, क्योंकि मैंने आप लोगों को बोर्ड मास बता दिया है कि सबसे पहले जोड़ते हैं बाद में घटाते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपने तो जोड़ना जोड़ लिया, आपको क्या करना है, अब माइनस करना है। तो एक काम कीजिए दोस्तों, यहाँ पे 38.027 में आपको क्या करना है, -3.79, तो पॉइंट तो आपको हमेशा सीध में ही रखना है। उसके बाद क्या है 79 है, आप 79 लिखिए, पॉइंट के पहले क्या है 3, आप यहाँ पे 3 लिखिए, माइनस करना है, माइनस कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, 9 3 होता है 12, यहाँ पे एक उधार लिया, वहां पे कितना बन गया भाई 12, यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 7 जाएगा, 2 बचेगा। पॉइंट को आपको एक सीध में लगाना है, यहाँ से एक उधार दे दिए थे यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना बचा, 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा भाई 4 बचेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। तो आपका राइट आंसर अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो उम्मीद करूंगा कि अब आप लोगों को जब इस प्रकार से जोड़ घटाना करने के लिए देगा तो आप आसानी से पॉइंटों वाले जोड़ और घटाना कर लेंगे, यानी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आप आसानी से इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे हम मल्टीपल और डिविजिबल की भी बात करते हैं, यानी डिवीजन यानी भाग की भी बात करते हैं। ठीक है, चलिए तो दोस्तों अब यहाँ पे बात करते हैं हम मल्टीपल यानी गुणे की। ठीक है, तो देखो दोस्तों, अगर पॉइंटों वाले आप तो सिंपल मल्टीपल कर लेते हैं। ठीक है, अगर पॉइंटों में अगर आपको गुणा करना हो गया तब आप उसको कैसे करेंगे, अब आइए यहाँ पे हम समझते हैं। तो आप लोगों को पुराना प्रोसेस नहीं अप्लाई करना है यहाँ पे, कि अगर आप यहाँ पे इसको ऐसे करना चाहें 0.6, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप मैंने बोला दशमलव आपको सीध में लगाना है, आप यहाँ पे लगा के
0.7 करके आपने ऐसा मल्टीपल करना शुरू कर दिया। ठीक है, आपको इस प्रकार से नहीं करना है कि यहाँ पे इसको मल्टीपल करने के बाद जो आएगा उसको फिर आप यहाँ से गुणा करेंगे, तो इस तरह से आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और ज़्यादा टाइम लगेगा तो आप प्रश्न कम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों उससे भी आसान तरीका देखो, यहाँ पे अब हम तरीका सीखते हैं कैसे पॉइंटों वाले मल्टीपल हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे नंबर आपको कितने दिखाई दे रहे भाई, यहाँ पे 6, 7 और 3, आपको ये 3 नंबर दिखाई दे रहे हैं। काम करो आप यहाँ पे इनका गुणा कर लो, कितना हो जाएगा, 6 7 42, और 42 का 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 3 दूना 6 हो जाएगा, यहाँ पे 3 चौक 12 हो जाएगा। ठीक है, यही होगा, 126 आएगा, क्योंकि अगर हम 43 का यानी 42 का अगर हम 3 से मल्टीपल देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 और 3 चौक 12, 126 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, पॉइंट के बाद यहाँ पे 3 अंक है, पॉइंट के बाद यहाँ पे कितने अंक है, 4। ठीक है, तो आंसर में कितने अंक पे पॉइंट आएगा, ये 4 ये हो गया, 3 ये हो गया, 7 और 7 1 कितना हो गया, 8। यानी आंसर में पॉइंट के बाद 8 अंक होने चाहिए। तो दोस्तों आपके पास यहाँ पे अवेलेबल कितने हैं, अभी 3 है। ठीक है, तो इसको 8 कैसे बनाएंगे, 8 हम यहाँ पे इसको हम 0 लगा के बनाएंगे, कितना होगा भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए, और पॉइंट तो आना ही आना है क्योंकि आंसर में तो पॉइंट आएगा ही, तो पॉइंट के बाद 8 अंक आ गए और यहाँ पे दशमलव लगा दो, यही हो गया आपका राइट आंसर। ये होता है दोस्तों मल्टीपल करने का सबसे आसान तरीका, पॉइंटों वाला। ठीक है, सबसे पहले जो आपको नंबर दिया हुआ हो उसका मल्टीपल कर लो, और उसके बाद देख लो कि पॉइंट के बाद कितने आपके अंक हैं। जितने अंक हों, यहाँ पे जैसे दशमलव के बाद 4 है, दशमलव के बाद 3 है, 4 में मैंने 3 जोड़ दिया, टोटल हो गए 7। पॉइंट के बाद 1 है, 7 में 1 जोड़ दिया, 8। तो पॉइंट के बाद 8 अंक आएंगे, और जितने अंक आते हैं दोस्तों उतना तो रहने ही दीजिए, जितने अंक कम पड़ रहे हैं उतने उसके पहले क्या लगा लो, 0 लगा लो। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब बात करते हैं भाग की। तो क्या मैं भाग को 0.064 और बटे में क्या लिख दूं, 0.0008, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? क्या मैं भाग को बटे के फॉर्मेट में लिख सकता हूं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, समझना क्या है, जब यहां से पॉइंट हटेगा दोस्तों, जब ऊपर से पॉइंट हटेगा तो नीचे पॉइंट के बाद जितने अंक होंगे उतने 0 लगेंगे। पॉइंट के बाद एक बार फिर से सुनिएगा, जब ऊपर से पॉइंट हटाएंगे और पॉइंट के बाद जितने अंक होंगे नीचे उतने 0 लगेंगे। बात समझ में आए? जैसे पॉइंट के बाद अब देखो यहाँ पे 1 का है, अगर 0.008 को 1 से गुणा करेंगे तो वैल्यू यही आएगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 1 रख दिया, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, बस समझिएगा, जब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद जितने अंक होंगे नीचे उतने 0 लगेंगे, और जब हर से पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद जितने अंक होंगे उतने ऊपर 0 लगेंगे। कितना है, 1 2 3 4, तो आप यहाँ पे कितने 0 लगाएंगे, 4। ठीक है, कोई दिक्कत है? देखो अब ये क्या होगा, पॉइंट के, अब देखो यहाँ से पॉइंट तो हट गया है, तो मान जितने भी आपको नंबर लिखे हों, अगर उससे पहले अगर आप 0 लगा देते हो तो क्या मान में कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं। वो अगर 8 है तो वो 8 का 8 ही रहेगा। अगर इसके बाद अगर आप अंक लगाते 0 लगाते हैं तो क्या होगा, 8 से कितना बन जाएगा, 80 बन जाएगा। तो वही चीज तो यहाँ पे हुआ है, ये 64 है और ये 8 है, तो क्या मैं इसको काट सकता हूँ, 8 × 64। ठीक है, क्योंकि 64 के पहले 0 का कोई महत्व नहीं, 8 के पहले 0 का कोई भी महत्व नहीं है। ठीक है, इफेक्ट मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अगर वो 64 है तो 64 रहेगा, 8 है तो 8 ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपके पास यहाँ पे 8 है, देखो 1 2 3 1 2 3, मैंने 0 कैंसिल कर दिया। अब आपके पास बचा क्या, ये 8 और ये 10, और 8 और 10 का गुणा करेंगे तो आंसर कितना आएगा भाई, 80 आएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप इस प्रकार से भाग कर सकते हैं। यहां से आपको गुणा समझ में आ गया होगा और यहां से आपको भाग समझ में आ गया होगा। अगर आपको पॉइंटों में मल्टीपल करना होता है तो आप इस प्रकार से करेंगे, और पॉइंटों में अगर आपको भाग करना है तो आप इस प्रकार से करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को बात समझ में आई होगी। अब ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे शांत दशमलव क्या होता है, अशांत दशमलव क्या होता है। ठीक है, और अशांत दशमलव एक मैंने बताया अशांत आवृत्त दशमलव, और एक मैंने बताया है उसी का अशांत अनावृत दशमलव। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं यहाँ पे एक एक करके बात को क्लियर करता हूँ। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पे अब देखिएगा, अब हम इन सारी बातों को क्लियर
करेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि दशमलव में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, शांत दशमलव, उसके बाद अशांत दशमलव। ठीक है, अशांत दशमलव को भी दो भागों में हम बांट के पढ़ेंगे। कैसे, एक को बोलते हैं अशांत आवर्त दशमलव और दूसरे को बोलते हैं अशांत अनावर्त दशमलव। ठीक है, तो दशमलव के बारे में हम पहले जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे भिन्न पे, ठीक है, यानी फ्रैक्शन पे। तो चलिएगा देखिएगा यहाँ पे अच्छे से। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया शांत दशमलव, और शांत दशमलव किसे कहते हैं वो समझिए। शांत दशमलव, जब दशमलव के बाद मान रुक जाए, जब दशमलव के बाद मान रुक जाए तो वो क्या कहलाएगा भाई, तो वह क्या होगा, शांत दशमलव होगा। और कैसे होगा, जैसे आप यहाँ पे समझिए, जैसे जैसे मैंने आपके सामने लिखा 2/5। ठीक है, 2/5। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, सबसे पहले आप यहाँ पे पॉइंट लगाओगे। ठीक है, फिर पॉइंट लगाने के बाद आपको पता है एक जीरो लग जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, 5 चौक ये हो जाएगा 20, 5 चौक 20 हो जाएगा। तो क्या अब आप इसमें और कैलकुलेशन कर सकते हैं क्या, तो मैंने क्या कहा, जब दशमलव के बाद मान रुक जाए तो वही क्या होगा, वही होगा हमारा शांत दशमलव। क्या बात समझ में आई, उम्मीद करूंगा अब बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, एक बात और ले लीजिए, जैसे मैं कहूं आपसे यहां से एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे मैं लेता हूं यहां से 3/4, 3/4। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, सबसे पहले आप पॉइंट लगाओगे क्योंकि 4 का भाग वहां 3 में तो जाएगा नहीं। ठीक है, तो क्या होगा, आप क्या करेंगे, एक जीरो लग जाएगा, 4 दूना कितना हो जाएगा, 4 सते 28 होगा, 2 बचा और क्या हो जाएगा, 4 पंचे 20। तो देखो दशमलव के बाद संख्या रुक गई, मान रुक गया, इसका मतलब ये क्या है, ये है शांत दशमलव है। ठीक है, ये जीरो लगाने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये क्या हो गया, आपका शांत दशमलव हो गया। उम्मीद करूंगा कि आपको शांत दशमलव के बारे में जानकारी हो गई होगी। अब बढ़ते हैं अशांत दशमलव पे। अशांत दशमलव पे, अशांत दशमलव का मतलब क्या होता है, जब दशमलव के बाद मान निरंतर चलता रहे, जब दशमलव के बाद मान निरंतर चलता रहे तो वो क्या कहलाता है, अशांत दशमलव कहलाता है। ठीक है, जैसे समझिएगा यहां से, जैसे मैं यहां से कहूं आपको 0.6666, ये क्या हो रहा है, ये आता जा रहा है, तो ये क्या है, ये दशमलव के बाद संख्या रुक नहीं रही है। दशमलव के बाद संख्या मतलब यहाँ पे दशमलव के बाद क्या है, वही मान बार बार आ रहा है ना। देखो 666, मैंने क्या कहा, जब दशमलव के बाद यानी इस दशमलव के बाद मान निरंतर चलता रहे, मान निरंतर चलता रहे तो क्या कहलाएगा, तो अशांत दशमलव कहलाएगा। ठीक है, और ये चीज कब होगा, ये मान कब आएगा, जब आप जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैं यहाँ पे लेता हूं 2/3, 2/3, तब आप क्या करेंगे, ये यहाँ पे एक पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 20 बन जाएगा, 3 छंग 18 होगा, फिर 2 बचेगा, 3 छंग 18 होगा, फिर 2 बचेगा, 3 छंग 18 होगा, फिर 2 बचेगा, 3 छंग 18 बचेगा, यानी 18 2 20 होता है। तो क्या हो रहा है, मान जो है मान निरंतर चलता ही जा रहा है, इसका मतलब ये क्या है भाई, ये है अशांत दशमलव, यानी क्या, ये शांत नहीं हो रहा है, ये तो चलते ही जा रहा है, निरंतर चलता जा रहा है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं अशांत दशमलव। और ये दशमलव के बाद रुक गया, इसको बोलते हैं इसीलिए शांत दशमलव। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि आपको अशांत दशमलव के बारे में जानकारी हो गई होगी। अब आते हैं हम अपने अशांत आवृत्त दशमलव के बारे में। अब ये जो वर्ड आ गया आवृत्त, इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा। अशांत आवृत्त दशमलव का मतलब होता है जब दशमलव के बाद एक ही संख्या की पुनरावृत्ति हो, जब दशमलव के बाद एक ही संख्या की पुनरावृत्ति हो तो वह अशांत आवृत्त दशमलव कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है, अशांत आवृत्त दशमलव कहलाती है। जैसे समझिएगा, जैसे हम यहाँ पे समझते हैं, जैसे मान लो ये क्या है, 0.27272727, ये क्या हो रहा है, दशमलव के बाद एक ही संख्या की पुनरावृत्ति हो रही। देखो दशमलव के बाद 2 7 वापस, फिर 2 7 वापस, फिर 2 7 वापस, 2 7, तो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है दशमलव के बाद एक ही संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार वही संख्या रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, यह है वह अशांत आवृत्त दशमलव कहलाती है, यानी इसी तरह ये चलता जाएगा। ठीक है, एक और ले लेते हैं, मान लो ये 0.565656, ये 56, तो एक ही नंबर का बार बार रिपीट हो रहा है, यानी पुनरावृत्ति हो रही है, तो ये क्या कहलाएगा भाई, हमारा अशांत आवृत्त दशमलव कहलाएगा। ठीक है,
उम्मीद करूंगा कि अब आपको अशांत आवृत्त दशमलव के बारे में जानकारी हो गई होगी और सभी अशांत आवृत्त दशमलव परिमेय संख्या कहलाती है। सभी अशांत आवृत्त दशमलव परिमेय संख्या कहलाती हैं। क्यों कहलाती हैं? अगर मैं 0.27 को ये जब बार बार रिपीट होता है वही संख्या, तो उसके ऊपर लगा दिया जाता है ये बार। ये क्या लगा दिया जाता है? ये लगा दिया जाता है बार। तो बार को कैलकुलेट करने का मैं आगे अभी ये चीज मैं एक एग्जांपल लेके, सेम यही एग्जांपल लेके मैं इस बात को आगे क्लियर करूंगा कि अगर बार हटाना हो तो उसका प्रोसेस कैसे होता है। फिलहाल हम यहाँ पे सीख रहे हैं दशमलव, तो उसके बारे में यहाँ पे जानकारी लेंगे। लेकिन इतना नोट करके रखिएगा अलग से कि सभी अशांत आवृत्त दशमलव परिमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कई बार आपसे इस प्रकार से प्रश्न दे देगा और आपको तो सिर्फ इतना ही पता होगा जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके वही परिमेय संख्या होता है। लेकिन अगर आपको ये एग्जाम्पल दे दिया जाएगा एक ऑप्शन में, तब आप क्या करेंगे? तो आपको ये जानकारी वहां पे आप लोगों को होगी, तभी आप आंसर उसका टिक कर पाएंगे कि परिमेय है या नहीं है। ठीक है, उसी तरह ये भी हो जाएगा। अब यहाँ पे समझते हैं अशांत अनावृत दशमलव। ठीक है, ये क्या होता है? जब दशमलव के बाद मान अलग अलग आने लगे तो वह अशांत अनावृत दशमलव कहलाती है। जब दशमलव के बाद अलग अलग मान अलग अलग आने लगे तो वह अशांत अनावृत दशमलव कहलाती है। और कैसे, समझिएगा। यहाँ पे मैंने क्या कहा? दशमलव के बाद अलग अलग मान आने लगे। ठीक है, अलग अलग मान रिपीट होने मतलब आने लगे तो वो क्या होगा? वो होगा हमारा अशांत अनावृत दशमलव। और सभी अशांत अनावृत दशमलव अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। सभी अशांत अनावृत दशमलव अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों, आप लोगों के लिए जानकारी है होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। ठीक है, एक बार हम यहाँ से फिर से रिपीट कर लेते हैं। शांत दशमलव किसे कहते हैं? जब दशमलव के बाद मान रुक जाए तो वह शांत दशमलव होगा, जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया। ठीक है, अशांत दशमलव, जब दशमलव के बाद मान निरंतर चलता रहे तो वह अशांत दशमलव कहलाएगा। जैसे 0.6666 ऐसा चलता जाएगा तो क्या होगा? अशांत। आपको नाम से भी पता चल रहा है अशांत, नहीं शांत नहीं हो रहा, वो चलते ही जा रहा है, इसका मतलब अशांत दशमलव। अशांत आवृत दशमलव किसे कहते हैं? जब दशमलव के बाद एक ही संख्या की पुनरावृत्ति हो तो वह अशांत आवृत दशमलव कहलाती है। कैसे, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाया। और सभी अशांत आवृत दशमलव परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, और इसको मैंने नंबर सिस्टम में बहुत अच्छे से क्लियर भी करवा दिया है। इस चीज को मैंने अच्छे से पढ़ा है, वहां पे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पे डायरेक्ट देख सकते हो। अशांत अनावृत दशमलव किसे कहते हैं? जब दशमलव के बाद मान अलग अलग आने लगे तो वह अशांत अनावृत दशमलव कहलाते हैं। यहाँ पे देखिएगा, ये आवृत्त है और यहाँ पे ये अनावृत है। ठीक, ये दोनों वर्ड अलग अलग हैं। ठीक, जैसे 0.124534 ये 576 ऐसे आने लग जाए तो क्या होंगी? अशांत अनावृत दशमलव होंगी। और सभी अशांत अनावृत दशमलव अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा ये बात आप लोगों को समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे कुछ और बात क्लियर करते हैं। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों, ये 3 से 4 एग्जाम्पल हैं। अब यहाँ पे हम बात को समझते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर बार लग जाता है तो उसको हम अगर बार को हटाना हो तब कैसे करेंगे। जैसे क्या लिखा है? 0.27272727, ये बार बार रिपीट हो रहा है 2727। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? आप इसको लिख सकते हैं 0.27, इसके ऊपर क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे। ध्यान दीजिएगा, जो संख्या बार बार रिपीट हो रही हो उतने के ही ऊपर बार लगेगा। ठीक है, यहाँ पे 0.56565656, ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? 0.56 के ऊपर ये बार। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान समझना, 0.416161616 ये हो रहा है, तो आप इसको क्या लिखेंगे? 0.416। तो संख्या कौन सी रिपीट हो रही है? 161616 ना, तो आप 16 के ऊपर बार लगाएंगे। ठीक है, इस बात को हम अलग से सीखेंगे। अब देखो, अब हमें इस बार को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप यहाँ से दशमलव हटाइए, उसके बाद आप इसको क्या लिखेंगे? जितने के ऊपर बार है उतने तो नीचे लग जाएंगे, नीचे लिखे जाएंगे 9, और वहां ऊपर क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा ये 27। ये हो गया आपका आंसर। ये क्या हो गया? आपने इसको यानी अशांत
अशांत आवृत दशमलव को आपने परिमेय संख्या के रूप में बदल दिया और परिमेय संख्या p बटा q के फॉर्मेट में लिखा जाता है। ठीक है, अब आप इसको क्या करेंगे, जितने के ऊपर बार है उतने तो नीचे लग जाएंगे 9, और जो संख्या है ऊपर क्या हो जाएगा, वही संख्या लिखी जाएगी। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिएगा, जितने के ऊपर तो बार होता है दोस्तों उतना तो हम लगाते हैं 9, और जितने के ऊपर बार नहीं होता है उतने हम लगाते हैं 0। तो देखो, दो संख्या के ऊपर बार था, मैंने 2 9 लिखा, एक संख्या के ऊपर बार नहीं, मैंने 1 0 लिखा। उसके बाद करते क्या है, पूरी संख्या में से दशमलव के बाद हो या पहले हो, उस बात को यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। पहले यहाँ पे दशमलव के बाद क्या दिखाई दे रहा है, 416, यानी इस 416 को हम ऐसे लिखेंगे। उसके बाद जितने के ऊपर बार नहीं है उसको क्या कर लेंगे, माइनस। तो क्या हो जाएगा, 412 बटे में 990। अगर ये और कैलकुलेट हो रहा है तो आप इसको और कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिएगा इस बात को। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को क्या बताया, आपके सामने क्या है, सबसे पहले तो आपको लिखा हुआ है यहाँ पे 37 के ऊपर बार है, 3 और 7 के ऊपर ही बार है, तो आप उतने 9 लिखेंगे। कितने के ऊपर बार नहीं है, दशमलव के बाद ही देखना है दोस्तों, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। तो एक अंक पे 10 बार नहीं है तो आप उतने 0 लगा लो। ठीक है, उसके बाद क्या करो, संख्या आपके पास क्या है, 1237 है, तो आपको करना क्या है, 1237 में से जितने के ऊपर बार नहीं है, चाहे वो दशमलव के पहले हो या बाद में, उतना घटा लो। तो जब आप 12 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 2, ये हो जाएगा 12 बटे में क्या हो जाएगा 990। 5 से वैल्यू और कैंसिल हो रही, 5 से वैल्यू कैंसिल कर लो, 5 दूना 10, 5 चौक 20, 5 पचम 25, और ये क्या हो जाएगा, 5 का नम 5। ठीक है, 5 9 45 और 5 चौक 20, तो क्या हो जाएगा 245 बटे में 194। तो आप दोस्तों बार को आप इसको हटा सकते हो, और यहाँ पे वही संख्या जब बार बार रिपीट हो तो आप उतने के ऊपर बार लगा सकते हैं। तो दोस्तों बार लगाना या बार को हटाना आप अच्छे से जान गए होंगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों ये था, अभी हम यहाँ पे दोस्तों सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, इन सभी के हम ऊपर प्रश्न पढ़ेंगे आगे। तो ये तो रहा सिर्फ दशमलव की बात। अब हम आगे जो बात करने वाले हैं वो है हमारा फ्रैक्शन यानी भिन्न। ठीक है, चलिए यहाँ पे दोस्तों 5 से 40 होगा, ठीक है, 198 होगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम भिन्न यानी फ्रैक्शन की। तो दोस्तों फ्रैक्शन किसे कहते हैं, जिसे बटे के रूप में या अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सके, वही क्या कहलाता है, भिन्न कहलाता है। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है a बटा बी के रूप में। ठीक है, मैंने पिछले बताया था शुरू में ही कि a बटा बी के फॉर्मेट में या p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके, वो हमारा परिमेय भी, और वही हमारा क्या कहलाता है, भिन्न कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार फिर से क्लियर करेंगे, जिसे बटे के रूप में या अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सके, वही क्या कहलाता है, भिन्न कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात और सीखते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने एक यहाँ पे एक सर्कल बनाया, और इस सर्कल में मैंने इस सर्कल को 4 डिवाइड में इसको मैंने 4 भागों में बांट दिया, और 4 भागों में से मैंने एक भाग को उसको क्या कर दिया, फिलअप कर दिया, भर दिया। तो जब मैं अगर आपसे यहाँ से कोई पूछे कि यहाँ पे कितना भाग भरा हुआ है, तो आप क्या बताएंगे, आप यहाँ पे बिल्कुल जो आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है, आप बताएंगे 1/4 भाग भरा हुआ है। 1/4 भाग भरा हुआ है, कैसे, क्योंकि 1 2 3 4 बॉक्स तो आपकी 4 हैं, बॉक्स आपकी 4 है, लेकिन 4 में से एक ही भाग क्या है, भरा हुआ है। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे, 1/4 भाग भरा हुआ है। लेकिन अगर आपसे यहाँ पे कोई और दूसरा व्यक्ति आके पूछे कि भाई कितने भाग भरे हुए हैं इसमें, तो आप बताएंगे दोस्तों 4 में से 3 भरा वाला, तो आप बता देंगे कि भाई एक भाग भरा हुआ है। लेकिन आपसे कोई दूसरा व्यक्ति आके पूछता है कि कितने भाग खाली हैं, तो आप बताएंगे 4 में से 3 भाग खाली हैं। कैसे, क्योंकि ये टोटल तो है 4, लेकिन खाली कितने हैं, 1 2 3, 1 2 3 ये खाली हैं, और थे कितने दोस्तों, टोटल 4। तो 4 में से 3 भाग खाली हैं। तो उम्मीद करूंगा कि ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, जैसे एक और इंपॉर्टेंट बात सीखते हैं, जिससे बोले कि भाई 16, जैसे कोई बोलता है आपसे कि 4/16, यानी 16 में से आपके पास 4 रुपए हैं, तो आपके पास बचे हुए पैसे कितने होंगे, यानी अगर आपने 16 रुपए में से 4 रुपए खर्च कर दिए तो आपके पास शेष कितना बचा, तो आप कैसे बताएंगे, आप बताएंगे 16 और बटे में क्या बताएंगे आप 12। ठीक है,
यानी 16 में से 4 आपने खर्च कर दिया तो शेष बचा आपके पास कितना, 12। 16 में से 12 आपके पास अब ये बचा हुआ है। तो इन सब बातों को अगर हम क्लियर करके रखेंगे आगे तो हमें आगे बहुत सारा ये काम देगा। ठीक है, आपने यहाँ पे सीखा कि 4 भाग में से अगर आपसे कोई पूछता है कितना भाग भरा हुआ है तो आप बताएंगे 1/4, यानी 4 में से 1 भाग भरा हुआ है। खाली का पूछता है तो आप बताएंगे 4 में से 3 भाग खाली है। 2 लोग हैं यानी आप यहाँ पे एक ही हैं। ठीक है, 16 रुपए में से आपने 4 रुपए खर्च कर दिए तो आपके पास बचे कितने, तो आप बताएंगे 16 में से 12 बचे। ठीक, और 16 में से आप 4 खर्च कर चुके हैं। ठीक है, तो कुछ ये इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों। अब यहाँ पे हम सीखेंगे, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया 5 से 6 टाइप में उसको मैंने डिवाइड किया था भिन्न को, जैसा उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, इकाई भिन्न, ठीक है, समान हर भिन्न, असमान हर भिन्न, मिश्र भिन्न। तो इन सब चीजों के बारे में अब हम एक एक तरफ से सीखते हैं। ठीक है, तो चलिए। तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था भिन्न के बारे में, तो दोस्तों 5 से 6 टाइप मैंने बताया था उसका, तो उसको यहाँ पे हम एक एक करके सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था उचित भिन्न। ठीक है, उचित भिन्न किसे कहते हैं, जब अंश का मान हर से कम हो तो वह उचित भिन्न कहलाती है। ठीक है, जब अंश का मान हर से कम हो तब वह क्या कहलाएगी, उचित भिन्न कहलाएगी। जैसे मैंने क्या कहा, अंश का मान हर से कम हो। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या है, ठीक है, इसी तरह दोस्तों अब यहाँ पे देखो दोस्तों मैंने क्या कहा, तो दोस्तों ये क्या होंगी, ये होंगी उचित भिन्न। लेकिन अब आप लोग सोच रहे हैं कि उचित भिन्न कैसे है, आपने यहाँ पे कैसे बता दिया। तो दोस्तों एक बात बताओ, क्या जैसे मान लो ये कोई व्यक्ति है 6 किलोग्राम का है, तो 6 किलोग्राम वाला व्यक्ति 5 किलोग्राम का भार तो उठा ही सकता है ना, ये तो पॉसिबल भी है ना। तो दोस्तों वो क्या है, वही क्या कहलाएगा, उसका उचित भिन्न कहलाएगा। ठीक है, 7 किलोग्राम वाला व्यक्ति 3 किलोग्राम का भार उठा सकता है, हाँ बिल्कुल उठा सकता है, इसलिए क्या होगा, ये बात इसके लिए उचित होगी। अच्छा एक बात बताओ, क्या 6 नंबर आपकी टोटल मार्क्स कितने, टोटल जो आपका पूर्णांक है 6 का है, और 6 में से क्या आप 5 ला सकते हो ना, 6 में से तो 5 नंबर ही ला सकते हो ना। ठीक है, तो क्या होगा, हमारे लिए उचित बात होगा। ठीक है, यानी 6 का पूर्णांक है, आप 5 नंबर उसमें से बिल्कुल ले आ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं अनुचित भिन्न के बारे में। जब अंश का मान हर से ज्यादा हो तो वह अनुचित भिन्न होगी, कहलाती है। ठीक है, कैसे, जैसे ये आपके सामने वैल्यूज लिखी हुई है। ठीक है, अब देखो ये क्या है, मैंने क्या कहा, जब अंश का मान हर से ज्यादा हो तो वह अनुचित भिन्न कहलाएगी। देखो अंश का मान जो है हर से क्या है, ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है। तो दोस्तों जैसे 3 किलोग्राम का कोई व्यक्ति है, 3 किलोग्राम का व्यक्ति, सपोज दैट उतना होगा नहीं लेकिन फिर भी मान लीजिए 3 किलोग्राम वाला व्यक्ति क्या 16 किलोग्राम का भार अपने ऊपर उठा सकता है, बिल्कुल नहीं उठा सकता है, इसलिए ये बात हमारे लिए क्या होगी, अनुचित होगी। फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं तो भिन्न हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आप जैसे मान लो 3 का टोटल पूर्णांक है, 3 का ही पेपर है आपका, तो क्या 3 नंबर में से आप 16 नंबर ले आ सकते हो क्या, इम्पॉसिबल, आप नहीं ले आ सकते हो। ठीक है, तो आप इस तरह से आप बातों को समझ सकते हैं। आते हैं इकाई भिन्न पे। इकाई भिन्न में मैंने बताया जिस भिन्न के अंश का मान 1 हो वह इकाई भिन्न कहलाती है। जिस भिन्न के अंश का मान 1 हो, जैसे मैंने कहा आपसे, ये मैंने ये लिख दिया। ठीक है, तो मैंने आपसे यही कहना, जिस भिन्न के अंश का मान 1 हो वह इकाई भिन्न कहलाती है। आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि इसमें इकाई भिन्न ज्ञात करो, तो आपको इकाई भिन्न के बारे में पता होगा तभी तो आप यहाँ पे टिक कर पाएंगे ना पेपर में। ठीक है, तो इसलिए मैंने उसको यहाँ पे भी ये चीज भी क्लियर करवा दिया कि इकाई भिन्न क्या होगी, जिस भिन्न के अंश का मान 1 हो वह इकाई भिन्न कहलाएगी। जैसे 1/2, 1/5, 1/8, 1/9। ठीक है, आगे समझते हैं समान हर भिन्न। समान हर भिन्न, जब हर का मान समान हो तो वह समान हर भिन्न कहलाती है। जैसे 2/5, 3/5, 7/5, 6/5। अब देखो इसका क्या है, इसका हर क्या है, बिल्कुल समान है, 5 5 5 5। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, समान हर भिन्न बोलते हैं। हर देखो इसका बिल्कुल समान है, 5 ये भी, 5 ये भी, 5 ये भी, 5 ये भी। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों समान हर भिन्न। अब आते हैं असमान हर भिन्न पे। असमान हर भिन्न क्या होगा, जब हर का मान असमान हो तो वह असमान हर भिन्न कहलाती है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 3/5, 3/7, 4/6। ठीक है,
3/9, ठीक है, 4/9। तो इस तरह से दोस्तों क्या है, हर क्या है, असमान है ना, इस वजह से इसको बोला जाता है असमान हर भिन्न। तो उम्मीद करूंगा कि ये बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। ये दोस्तों एक बार अगर आप फिर से रिपीट करेंगे, पढ़ेंगे, वापस पर प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा 1 से 2 बार इसको रिपीट कर लेंगे तो प्रॉपर आपके बात, आपको पूरी बात समझ में यहाँ पे आ जाएगी। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बढ़ते हैं फिर आगे, एक बचा हुआ हमारा मिश्र भिन्न, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों ये मिश्र भिन्न है। मिश्र भिन्न अब यहाँ पे देखिएगा मिश्र भिन्न कैसे होता है, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये जो वैल्यू हमारे सामने लिखी हुई है इसी को बोलते हैं हम मिश्र भिन्न। और एक बात आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि प्रत्येक मिश्र भिन्न हमेशा अनुचित भिन्न होती है। प्रत्येक मिश्र भिन्न हमेशा अनुचित भिन्न होती है। और वो कैसे होती है यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये है आपका मिश्र भिन्न। क्या है, मिश्र भिन्न है। और मिश्र भिन्न को जब आप साधारण भिन्न में चेंज किया जाता है तो कैसे चेंज किया जाता है ये समझते हैं। यहाँ का गुणा पहले यहाँ पे करते हैं, 3 का गुणा 3 में करेंगे 9 होगा, और जो आएगा उसको अंश में क्या करेंगे, उसको जोड़ लेंगे। 3 3 9, एक क्या हो जाएगा, 10/3। अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाता है कि ये कौन सी भिन्न है तो आप कौन सी भिन्न बताएंगे, अनुचित भिन्न बताएंगे। कैसे बताएंगे, क्योंकि इसका मान जो है हर से क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, अनुचित बात होगी हमारे लिए, ठीक है। क्योंकि 3 नंबर में से 10 नंबर आप नहीं ले सकते। 3 किलोग्राम वाला व्यक्ति 10 किलोग्राम का भार नहीं उठा सकता है। तो ये क्या होगा, अनुचित भिन्न होगा। और ये बात क्या होगी, हमारी मिश्र भिन्न होगी। अब यहाँ पे देखते हैं, 3 × 15 में 2 जोड़ेंगे 17 और बटे में 3, ठीक है। तो क्या हुआ, ये 17/3 हुआ। ये क्या हुआ, ये भी तो अनुचित ही भिन्न है ना। तो दोस्तों ये था हमारा मिश्र भिन्न के बारे में, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो। उम्मीद करूंगा कि सभी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आज का इंट्रोडक्शन मैंने पूरा बता दिया है दशमलव और भिन्न के बारे में। अगला जो हमारा वीडियो होगा दोस्तों, वहाँ पे हम इस पे क्वेश्चन करेंगे और बातों को क्लियर करेंगे, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।